Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and today we're gonna talk about osmoregulation जो आपका animal physiology का part होगा and this will be important, equally important for those who are preparing for PGT biology, GIC lecturer for biology students, UPHESC, UPPSC, RPSC, zoology assistant professor. तो आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको प्लीज समझ के जाना। और अगर कोई टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत एक एक या दो मार्क्स में आते हैं और ये काफी स्कोरिंग हो सकता है, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं नाउ। देखो, पहले मैं तुम्हें नॉर्मल चीज समझा देती हूँ, ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है। उसके बाद ये पूरी स्लाइड है तुम्हारे पास, अगर जिसको भी नोट्स बनाने नोट बना लेना, मैंने प्रॉपर यहाँ पे चीजें प्रोवाइड की हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज होगी मैं तुम्हें यहाँ पे समझाती जाऊंगी, ठीक है। देखो, पहले समझते हैं ऑस्मोलैरिटी क्या होता है। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है देखो, ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन of a solution expressed as total number of solute particles per liter। जैसे माना कि ये तुम्हारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और इसमें आपने कोई भी जो सॉल्यूट है वो यहाँ पे मिक्स किया है, कोई भी सॉल्यूट यहाँ पे मिक्स किया है। तो अगर मुझे इस कॉन्सेंट्रेशन को, सॉल्यूशन को अगर एक्सप्रेस करना है तो मैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पर पार्टिकल्स पर लीटर के हिसाब से अगर मैं करती हूँ तो उसको ऑस्मोलैरिटी बोला जाता है। ओके, अब जैसे अगर तुम देखोगे बॉडी में, तो बॉडी में क्या होता है, पानी होता है एंड वी हैव सॉल्ट। और सॉल्ट किस फॉर्म में होता है, आयंस के फॉर्म में होता है। जैसे सोडियम आयन हो गया है, पोटेशियम आयन हो गया है, क्लोराइड आयंस हो गए हैं, कैल्शियम आयंस हो गए। तो सॉल्ट अगर देखा जाए तो सॉल्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो रहा है, तो हम उसी के हिसाब से देखते हैं कि हमारा जो ऑस्मोलैरिटी है बॉडी की वो कितनी होने वाली है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो समझेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करना है, ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करना है। अब ये जो रेगुलेशन वाला तरीका होता है वो सबका अलग अलग होने वाला है। क्यों? क्योंकि खाली यहाँ पे तुम्हारे ह्यूमंस तो रहते नहीं है अर्थ पे, यहाँ पे तुम्हारी फिशेस भी रहती हैं, एम्फीबियंस भी रहते हैं और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो नॉर्मल वाटर कंडीशन इनको प्रोवाइड नहीं होती हैं। तो सबका अलग अलग इन्वायरमेंट है रहने का, तो उनका जो ऑस्मो रेगुलेशन करने का तरीका है सबका अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ, तो हमारा ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। हमें पता है कि हमें अपनी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर विच इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करना होता है। अब अगर बाहर अगर कोल्ड है तो मैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि टेम्परेचर भी तुम्हारा कोल्ड हो जाएगा। अगर बाहर बहुत गर्मी हो रखी है तो यहाँ पे भी गर्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। हम क्या करते हैं, ह्यूमंस अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं बाय डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। जैसे क्या हो गया, जैसे बहुत सारे हार्मोनल चीजें यहाँ पे चेंज होंगी। अभी हार्मोन्स का अभी लास्ट टाइम में पढ़ेंगे, हार्मोन्स का कुछ चेंज होगा, हमारी बॉडी जो है सॉल्ट को बाहर एक्सक्रीट आउट करेगी, यूरिन के थ्रू कुछ निकलेगा। तो बहुत सारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी में चल रही होती हैं उसके थ्रू क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है ह्यूमंस में देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करती हूँ फिशेस की, अगर मैं फिशेस की बात करती हूँ तो कोई फिश ऐसी हो सकती है जहाँ पे उसके जो आसपास वाला जो पानी है वहां पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, और एक फिश ऐसी हो सकती है जो फ्रेश वाटर में रहती हो जहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी कम हो। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑस्मोलैरिटी में वो क्या करती है, वो अपना जो बॉडी है उसको उस ऑस्मोलैरिटी के साथ में मेंटेन करती है। मतलब वो इंटरनली चेंज नहीं कर रही है, वो जो बाहर वाली चीज है वहां से कुछ लेगी, अपना कुछ देगी। मतलब सोडियम आयन को लेना है, वाटर को रिमूव करना है, वाटर को लेना है। तो ये जो चेंजेस आते हैं इनको बोला जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब अपने आप को पूरा सेफ करके रखना है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, नाउ दो चीजें होती हैं देखो, अगर मैंने माना कि ये तुम्हारा एक कोई सॉल्यूशन है, एक तुम्हारा ये बी सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे भी तुम्हारा पानी है और यहाँ पे भी तुम्हारा पानी है, ठीक है। जैसे ये मतलब ये एक हो गया, एक ये तुम्हारा कंटेनर हो गया, ठीक है। जब इनका मूवमेंट, जब वाटर का मूवमेंट जो होता है इक्वल हो जाता है इन बोथ द डायरेक्शन, क्यों?
क्योंकि ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल सेम है, मतलब कोई भी ऐसा फर्क नहीं है। तो अगर मूवमेंट दोनों का सेम है, मतलब जितना ये ले रहा है उतना ही ये दे रहा है वहाँ पे, तो ऑस्मोलैरिटी अगर सेम है मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेशन सेम हो चुका है। जैसे एक भाई के पास में एक इतनी बड़ी चॉकलेट थी, ठीक है? छोटे वाले भाई के पास में इतनी बड़ी चॉकलेट थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, उस बड़ी वाली चॉकलेट को इतना इक्वली डिवाइड किया कि दोनों के पास इक्वल हो गई है। तो ये क्या हो गया, एक आइसोटोनिक कंडीशन हो गई है। तो जब ऐसे सॉल्यूशन जिसका मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है इक्वल हो जाता है इन बोथ द डायरेक्शन, उसको बोला जाता है आइसोऑस्मोटिक। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है हाइपोऑस्मोटिक और हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। एक बार इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो हाई ऑस्मोलैरिटी देखो एक सेकंड, हाँ, हाई ऑस्मोलैरिटी, ओके, हाई ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे 300 टू 400 एममॉस मोल, ठीक है, या फिर MOSMOLE पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर जो है, इतना तुम्हारा ऑस्मोलैरिटी मतलब हाई ऑस्मोलैरिटी है। अब अगर तुम नीचे देखोगे, नीचे क्या है, लेस ऑस्मोलैरिटी है। अब इस ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है, तुम्हें ऑस्मोलैरिटी को देखना है सॉल्यूट के हिसाब से, सॉल्यूट के हिसाब से देखना है, मतलब तुम्हें किसके हिसाब से देखना है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से देखना है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से देखना है। मतलब जो जितना ज्यादा ऑस्मोलैरिटी उसके पास होगी उतना ही उसकी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने वाली है। और जितना लेस ऑस्मोलैरिटी होगी मतलब उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे क्या होने वाली है, वहां पे कम होने वाली है। अगर यहाँ पे ज्यादा सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है तो वाटर कैसा होगा, वाटर का अमाउंट कैसा होगा, कम होगा। अब जहाँ पे लेस ऑस्मोलैरिटी है वहां पे वाटर का अमाउंट कितना होगा, वहां पे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम कोई भी देखोगे सॉल्यूशन, अगर तुम देखते हो तो सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सॉल्यूट होता है और तुम्हारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ओके, अगर ये 40 लीटर का तुम्हारा एक पूरा सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी कम है तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट की ज्यादा होगी, अगर तुम्हारी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्वेंट की कम होगी। तो उसी बेसिस पे याद रखना है। तो हाई ऑस्मोलैरिटी मतलब तुम्हारा सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और लेस ऑस्मोलैरिटी मतलब उसी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी कम है। और वाटर का तुम वाइस वर्सा समझ जाओगे, ठीक है, बिल्कुल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखोगे याद तो हो जाएगा। ओके, अब जहाँ पे हाई ऑस्मोलैरिटी है, हाई ऑस्मोलैरिटी है उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक कंडीशन। क्यों हाइपरटोनिक कंडीशन, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, मतलब बहुत सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बहुत सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और वाटर की क्या है यहाँ पे कमी है। जबकि दूसरे वाले को क्या बोला जाएगा, हाइपोटोनिक कंडीशन बोला जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, वाटर की कंडीशन जो है ठीक ठाक है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है कैसे भी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे माना कि ये तुम्हारा सॉल्यूशन ए था, ये तुम्हारा सॉल्यूशन बी था, ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन ए है, ये बी है। अब मैंने माना यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये क्या है, तुम्हारा ए का तुम्हारा ऑस्मोलैरिटी है, और इसकी कितनी है, 40 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, ठीक है, इसकी इतनी तुम्हारी ऑस्मोलैरिटी है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉल्ट का मूवमेंट कहाँ होगा, तुम्हारा वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा। तो याद रखना है, ये क्या है, हाई ऑस्मोलैरिटी है, ये क्या है, तुम्हारा लो ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है। अब वाटर का जो मूवमेंट होता है, वाटर का जो मूवमेंट होता है वो होता है लेस ऑस्मोलैरिटी टू हाई ऑस्मोलैरिटी। वाई, क्योंकि यहाँ पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन बेटा ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हमेशा चीजें कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब सेकेंड चीज देखो तुम, अगर तुमसे सॉल्ट का मूवमेंट पूछा जाता है तो वो कहाँ से होगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जो अगर सॉल्ट का मूवमेंट पूछा जाता है तो हाई ऑस्मोलैरिटी से लेस ऑस्मोलैरिटी पे मूवमेंट होता है। अगर वाटर का मूवमेंट पूछा जाता है, जो ब्लैक कलर से मैंने शो कर रखा है, वो लेस ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ मूव करेगा। आया समझ में, ये तुम्हारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको पकड़ के रखना है, क्वेश्चन अगर बनेगा तो यही से तुम्हें समझ में आ जाने वाला है। अब देखो अब ये सब चीजें जो हैं मैं तुम्हें एक बार समझा देती हूँ, और ये जो जितनी भी मैंने आपको लिखा हुआ दिया है एक बार देख लेना उसको, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं तुम्हें ऐसे बोल के ही समझाने वाली हूँ। अगर तुम देखोगे कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है, अगर मैं मैमल्स की बात करती हूँ या फिर बहुत सारे एनिमल्स की बात करती हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर तुमने कभी सुना हो कि जो फ्रेश वाटर जैसे अमीबा हो गया है, या फिर फ्रेश वाटर जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनके पास में क्या होता है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है,
ये क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, मतलब ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है कि बॉडी को जितना सॉल्ट चाहिए वो उतना रहे, जितना पानी चाहिए उतना रहे, ज्यादा किसी कॉन्सेंट्रेशन में उसको नहीं चाहिए होता है। तो फ्रेश वाटर में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है देखने को मिलता है। नेफ्रीडिया किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है एनिलीड्स में। एनिलीड्स में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल हो गया अर्थवॉर्म। तो यहाँ पे तुम्हारा नेफ्रिडा देखने को मिलता है जो तुम्हारा क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करने वाला है। एंटीनल ग्लैंड्स, ये तुम्हारा किसका हो गया, आर्थ्रोपोड्स का हो गया है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये भी तुम्हारे आर्थ्रोपोड्स का हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ग्लैंड और किडनीज ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ये मैं तुम्हें प्रॉपर डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो जैसे तुम्हारा फिशेज हो गया है, वहां पे बहुत सारी सॉल्ट ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। अच्छा एक सेकेंड वेट करो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी चेक। ओके, चलो। अब आता है दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है ऑस्मो रेगुलेटर्स और एक होता है ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स का मतलब क्या हो गया, जो चीजों को रेगुलेट करते होंगे, है ना, जो चीजों को रेगुलेट करते होंगे। कॉन्फर्मर्स क्या है, जो कॉन्फर्मेशन रखते हैं कि अच्छा अगर इधर उधर भी कोई चीज होगी तो मुझे कंफर्म करना है कि मेरे पास सारा का सारा सामान है या नहीं है। मतलब अगर कोई, जैसे कोई इंसान जो है एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या आती है, फ्लड आती है, ठीक है, तो वो पहले से ही प्रिपेयर होगा, अच्छा फ्लड आएगी तो मुझे ऐसे काम करना है, मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना है, मतलब उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, तो उसको बोला जाता है ऑस्मो कन्फर्मर्स। ओके, देखो, ऑस्मो रेगुलेटर्स एनिमल दैट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जो मैंने तुम्हें बताया, जैसे ह्यूमंस हो गए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए, इनमें क्या होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाता है। होम्योस्टेसिस वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स हो गए हैं, जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया, बोनी फिशेज हो गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मो कन्फर्मर्स की बात करते हैं, ऐसे एनिमल whose internal solute concentration tend to be the same as the concentration of the solute इन द इन्वायरमेंट, मतलब ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये खुद के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो इन्वायरमेंट का जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा वही वो इंटरनल सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को बना के रखने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हो गए हैं, शार्क हो गई हैं, जो किसमें आती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज में आती हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। कैसे याद रखोगे ये देखते हैं। देखो, ये है इंटरनल कंडीशन वाई एक्सिस पे, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रखा है तुम्हें, इन्वायरमेंटल कंडीशन शो कर रखी है। अब अगर वो रेगुलेटर है, अगर वो रेगुलेटर है तो चाहे इन्वायरमेंट की कोई भी कंडीशन हो, चाहे हॉट हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे मानसून आ रखा है, चाहे बारिश हो रही है बहुत तेज तेज, उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी वो इंटरनल कंडीशन को क्या रखेगा, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन करने की कोशिश करेगा, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मो रेगुलेटर उसको बोला जाएगा। नाउ कमिंग टू द ऑस्मो कन्फर्मर्स, ये क्या कोशिश करते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ भी चेंज होगी, मतलब जैसे क्या हुआ, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो ये भी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करनी है तो यहाँ पे भी ये स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, उनको बोला जाता है ऑस्मो कन्फर्मर्स। तो इस चीज को याद रखना है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी तुमसे लेबलिंग करने को पूछा जा सकता है। एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ये सारा का सारा तुम्हें याद रखना है। ओके, नाउ ये तुम्हारे लिए एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं इसकी बता देती हूँ। देखो, ऑस्मो कॉन्फर्मर्स मैंने बता दिया है कि क्या होते हैं। इनको एक चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टीनोहेलाइन। देखो, दो चीजें होती हैं, एक स्टीनोहेलाइन होता है, एक यूरी हेलाइन होता है। हेलाइन का मतलब हमेशा याद रखना है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात होगी, सॉल्ट से रिलेटेड कुछ होने वाला है। यूरी का मतलब होता है वाइड, यूरी का मतलब क्या होता है, वाइड होता है। और स्टीनो का मतलब होता है नैरो, नैरोस का मतलब होता है, मतलब एक ऐसा एनिमल या फिर कोई भी ऐसा एनिमल जो थोड़ी सी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी अगर इधर उधर हो जाए, ठीक है, अगर इधर उधर हो जाए तब भी वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, मतलब एक नैरो रेंज को टॉलरेट कर पाएगा। जैसे क्या हुआ, कोई बहुत बड़े घर का लड़की है,
ऐसे चलो लड़की मान लेते हैं, फिर कोई कुछ भी मान लो, चलो कोई ए इंसान है और बहुत बड़े घर का है, उसको एसी भी चाहिए, ठीक है, उसको कार में भी एसी चाहिए, उसको हर जगह एसी चाहिए, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, मतलब उसको बहुत गर्मी लग जाती है, उसका सारा दिमाग खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाएगा, काम ढंग से नहीं कर पाएगा। लेकिन वही एक बी इंसान है, जिसे एसी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो कूलर में भी काम चला रहा है, कूलर नहीं है तो फैन में भी बहुत अच्छे से काम चला रहा है, ठीक है, तो ये बी वाला हो गया। अब ये ए वाले को अगर तुम ऐसी कंडीशन में डाल दो जहाँ पे फैन चल रहा है, तो क्या ये प्रॉपर्ली काम कर पाएगा? नहीं, ये टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, ये टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। तो जो ए हो गया वो क्या हो गया? स्टीनो, तीनों हेलाइन हो गया, मतलब इसको एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए तभी वो वहां पे काम कर पाता है। तो हलाइन का मतलब क्या हो गया कि इसको ए को अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 50 ml चाहिए थी, अगर इससे ज्यादा हो जाती है, इससे कम हो जाती है, तो वो प्रॉपरली वहां पे टॉलरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो बी वाला है उसमें इतनी ताकत होती है कि अगर थोड़ा एसी नहीं है तो कूलर में भी काम चला लेगा, कूलर नहीं तो फैन में भी काम चला लेगा, मतलब ये वाइड रेंज को भी टॉलरेट कर सकता है। तो जो ऑस्मो कॉन्फर्मर्स होते हैं, these are स्टेनोहालाइन, तो अनेबल टू टॉलरेट मच वेरिएशन इन द एनवायरमेंटल सैलिनिटी। इस चीज को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉरी, नाउ अब नो नीड टू एक्सपेंड एनर्जी एक्सपेलिंग वाटर और सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। अब ये क्यों नहीं होता है ये तो मैं अभी समझाऊंगी आगे कि एनर्जी का कैसे मूवमेंट मतलब कैसे होता है, पैसिव होता है, एक्टिव होता है, तो ये मैं आगे समझाऊंगी। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं, जैसे इकाइनोडर्म्स हो गए, तुम्हारे लॉबस्टर्स हो गए, मतलब मोलस्क भी आ गए हैं, जेलीफिश हो गई, ये किस में आती है? ऑरेलिया है, ये तुम्हारा किस में आता है? टीनोफोर्स में आता है। एसीडियंस हो गए तुम्हारे, एंड शार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्क, और मैं शार्क को पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो, शार्क जो है ऑस्मो कॉन्फर्मर्स है, और क्या इंपॉर्टेंट है इनके पास में रेक्टल ग्लैंड होती है, रेक्टल ग्लैंड होती है। अब ये जो रेक्टल ग्लैंड है ये क्या करती है? ये सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखेगी, ऑब्वियसली ऑस्मो रेगुलेशन का यहाँ पे काम करने वाली है, ऑस्मो रेगुलेशन का ये काम करने वाली है। अब क्या होता है, अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये रेक्टल ग्लैंड क्या करती है? विल शट ऑफ द ब्लड फ्लो। नहीं, अगर मतलब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, सॉरी, पहले ये वाला समझ लेते हैं, उसके बाद वाला समझेंगे। अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो जाती है तो ये रेक्टल ग्लैंड क्या करते हैं? ब्लड फ्लो को बिल्कुल शट ऑफ कर देंगे, और जितने भी ऑस्मोलाइट हैं, ठीक है, जितने भी ऑस्मोलाइट हैं उनको रिटेन करना स्टार्ट कर देंगे, और रिटेन करने के बाद में तुम्हारा जो ऑस्मो रेगुलेशन वाला प्रोसेस है वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्या कर सकते हैं कि अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक है, मतलब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तब ये रेक्टल ग्लैंड काम नहीं करेगा, ठीक है, जब रेक्टल ग्लैंड क्या करेगा? उस चीज को रिटेन नहीं करेगा, और अगर रिटेन नहीं करेगा तो ये जहाँ पे ऐसी कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब बहुत ज्यादा थी वहां पे भी ये पूरा सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी की वजह से जो शार्क है वो बहुत सारे इन्वायरमेंट में, वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट में क्या कर सकती है? ऑस्मो कॉन्फर्मर्स का काम कर सकती है, और वहां पे प्रॉपरली सर्वाइव कर सकती है। तो शार्क की ये जो प्रॉपर्टी है ये याद रखनी है। सो बेसिकली रेक्टल ग्लैंड याद रखना है, किसके लिए काम आएगा? तुम्हारे ऑस्मो रेगुलेशन के लिए काम आएगा, शार्क्स में देखने को मिलता है, ये रिटेन करता है ऑस्मोलाइट्स को, ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ ऑस्मो रेगुलेटर्स मैंने बता दिया है कैसे होंगे, यूरी हलाइन के होंगे, यूरी हलाइन नेचर के एनिमल्स जो होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, जो ब्रॉड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल सेलिनिटी जो है उसको वहां पे मतलब सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेन मोर और लेस स्टेबल इंटरनल ऑस्मोलैरिटी, अपने आप को इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स। और बहुत सारे जो एग्जांपल हैं, जैसे तुम ह्यूमंस को ही ले लो, टेरेस्ट्रियल जो भी इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स रहते हैं उनको ले लो, चाहे तुम बॉनी फिशेस को ले लो, तो ये ऑस्मो रेगुलेटर्स में यहाँ पे आ जाती हैं। ओके, नाउ इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो होते हैं यहीं से बनते हैं। तो एक जो हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर फिश पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे मरीन फिश। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैं बता देती हूँ अभी। देखो, फ्रेश वाटर कंडीशन वो वाली कंडीशन होती है जहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है बेटा कम होती है, और जो वाटर जो होता है ये पूरी तरह ऐसा होता है जहाँ पे सॉल्यूट जो है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा कम होने वाला है। तो ये यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक होगी, लेकिन सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होती है, ठीक है। अगर मैं मेरीन कंडीशन की बात करती हूँ, मरीन कंडीशन की बात करती हूँ, इन पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि जो सैलिनिटी है बेसिकली वो ज्यादा होती है, वो सैलिनिटी ज्यादा होती है। तो इस चीज को याद रखना है, मरीन और फ्रेश वाटर में क्या डिफरेंस है। अब ऑस्मो रेगुलेशन, अगर फ्रेश वाटर फिशेस की बात करी जाती है उसमें क्या होता है? अब देखो बेटा, ये मछली है, जैसे माना मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ एक बार। क्या इसको छोड़ो,
जैसे माना कि ये मछली है बेटा, ठीक है, ये मछली है। अब इस मछली के पास में क्या है, आस-पास पूरा पानी-पानी है, ठीक है, पानी-पानी है। अब इस पानी में क्या है, जो सैलिनिटी है बेटा, फ्रेश वाटर है, तो ऑब्वियसली कम होगा, पानी में सैलिनिटी कम होगी। अब इस फिश के पास में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है, 2 प्रॉब्लम आती है, क्या-क्या प्रॉब्लम आती है हम वो देख लेते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर वाटर का कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहता है। क्यों? क्योंकि आसपास पानी-पानी है और सैलिनिटी कम है, तो डिफ्यूजन होता रहता है वाटर का। अंदर-अंदर पानी आता ही रहता है। पानी जो होगा बहुत आ जाएगा। ठीक है? अब पानी तो उसको इतना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि आसपास ऑलरेडी पानी है, तो बॉडी में ऑलरेडी वाटर की कॉन्संट्रेशन ठीक-ठाक होगी। अब ये क्या है, प्रॉब्लम है कि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। खाना खा रहा है तो पानी आ रहा है। नॉर्मली ये ड्रिंक नहीं करते हैं वाटर को, स्टिल डिफ्यूजन के थ्रू पैसिवली वाटर इनके बॉडी में आता रहता है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, मूवमेंट ऑफ आयंस, मतलब आयंस को वो बचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनको अपना जो ऑस्मो रेगुलेशन है या फिर ऑस्मोलैरिटी उसको मेंटेन करना है, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना होगा। लेकिन क्योंकि जो सॉल्ट है बेटा पानी के पीछे भागता है, ठीक है, पानी के पीछे भागता है, तो पानी तो ऑलरेडी तुम्हारे आसपास बहुत है, तो इसका जो आयंस है बेटा वो भी बाहर की ओर मूव करने लग जाएंगे, तो आउट ऑफ द बॉडी क्या सोडियम आयन, जितने भी तुम्हारे आयंस हैं या फिर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है क्योंकि वो बॉडी से बाहर मूव कर जाते हैं, बाहर मूव कर जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर तुम एग्जांपल देखोगे, जैसे तुम्हारा किशमिश हो गया, ठीक है, तुमने क्या करा, इसको पानी में रख दिया, तो पानी में रख दिया। अब क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये क्या कर जाती है, फूल जाती है, फूल जाती है। वैसे ही इसके साथ में हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पानी अंदर आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। अब इससे तो फट जाएगी, वो पूरा डेथ हो जानी है इसकी, तो इसीलिए, और तुम्हारा सोडियम आयन भी बाहर मूव कर रहे हैं, तो इसको क्या करना होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट जो चीज होती है इसके पास में, वो होती है क्लोराइड सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोराइड सेल्स की हेल्प से, जिन्हें हम आइनोसाइट्स भी बोलते हैं, जो तुम्हारी गिल्स वाली एरिया में प्रेजेंट रहती है, वहां पे एक्टिव अपटेक होता है, मतलब एनर्जी यूज होती है, यहाँ पे एक्टिव अपटेक होता है सॉल्ट का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत लॉस्ट हो रहा था। तो पहला सोल्यूशन तो इन्होंने ये निकाला कि गिल्स के पास में एक क्लोराइड सेल्स होंगी जिसे आइनोसाइट्स बोला जाएगा, जो एक्टिवली अपटेक करेंगे उस सॉल्ट का। ओके, अब अगर तुम देख रहे होगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 200 टू 300 तुम्हारा ऑस्मोलैरिटी है, जबकि यहाँ पे 50 ऑस्मोलैरिटी है। मतलब क्या हो गया, अब ये कहाँ से मूव कर रहा है, सॉल्ट आयन कहाँ से मूव करेगा, फ्रॉम हायर ऑस्मोलैरिटी टू द लोअर ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, और पानी कैसे मूव करता है, फ्रॉम लोअर ऑस्मोलैरिटी टू हायर ऑस्मोलैरिटी। तो बिल्कुल सेम चीज जो है यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रही होगी, तो ये वाली प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आ जाती है। सेकंड, वो क्या इसका हल निकालते हैं, एक तो ये हल हो गया। दूसरा हल क्या निकाला जाता है, दूसरा बोला जाता है कि तुम जितना हो सकता है क्या करेंगे ये लोग, ये डाइल्यूट यूरिन निकालेंगे। डाइल्यूट यूरिन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा यूरिन जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बेटा बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, वो बिल्कुल भी वाटर को रीएब्सॉर्ब नहीं करेगा। जितना पानी निकाल सकता है वो उतना पानी यूरिन के फॉर्म में निकालेगा। तो दो सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, एक सॉल्यूशन होता है आयनोसाइड्स के थ्रू, सेकंड सॉल्यूशन होता है तुम्हारा डाइल्यूट यूरिन के थ्रू। तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा फ्रेश वाटर फिशेस का। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारा ऑस्मो रेगुलेशन इन द मरीन फिशेस। अगर तुम देखोगे, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 200 टू 300 है, जबकि यहाँ पे 1000 ऑस्मोलैरिटी है। कितनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी है, अगर इतनी ज्यादा होगी तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम आने वाली है। एक प्रॉब्लम क्या आएगी, मूवमेंट ऑफ द सॉल्ट इनटू द बॉडी। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है फ्रॉम हायर ऑस्मोलैरिटी टू द लोअर ऑस्मोलैरिटी मूव करता है, तो बॉडी में अब क्या मूव कर रहा है बेटा, सोडियम आयन, सॉल्ट जो होगा वो अंदर मूव करने लग जाएगा। अगर वो अंदर मूव करने लग जाएगा तो पानी कहाँ आएगा, उल्टा आएगा। तो मतलब वाटर का मूवमेंट को कहाँ होगा, फ्रॉम लोअर ऑस्मोलैरिटी टू द हायर ऑस्मोलैरिटी, और पानी बाहर निकलने लग जाएगा। तो जो तुम्हारी मरीन फिशेस होती है उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको पानी को बचाना होता है, उनकी बॉडी को पानी चाहिए, और वो कोशिश करती है कि सॉल्ट प्लीज बाहर निकल जाओ, यहाँ पे मत रहो। तो ये वाली कंडीशन उनकी होती है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए अब ये लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सॉल्ट ग्लैंड्स, मतलब जो क्लोराइड सेल्स हैं यहाँ पे वो भी काम, वही काम करने वाली हैं। वो क्या करेंगी, सॉल्ट को एक्टिवली पम्प्ड आउट करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। अगर फ्रेश वाटर में तो ले रही थी क्योंकि उनको सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी, मरीन फिशेस के पास में तो ऑलरेडी बहुत सॉल्ट है, तो वो क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे कि तुम बाहर वाले एनवायरमेंट में रहो, मुझे कोई जरूरत नहीं है।
पानी ज्यादा ड्रिंक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ ही तुम्हारा पानी आएगा और पानी के साथ में आयंस भी आएंगे, सॉल्ट भी आएगा, लेकिन उसको बाहर फेंक दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्लोराइड सेल। तो दो चीजें ये हो गई। थर्ड चीज क्या होती है? एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे यूरिन से जो वाटर है पूरी तरह एब्जॉर्ब री एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम जब बाहर निकलती है यूरिन में, तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बोला जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, किसने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकाला है, किसने तुम्हारा डाइल्यूटेड निकाला है, कौन एक्टिवली पंप आउट कर रहा है, कौन एक्टिवली यहाँ पे ले रहा है चीजों को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखना है। अब कोई भी अगर नया बच्चा है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो, और अगर शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत इनिशियल डेज हैं अभी इस चैनल पे। तो कोशिश यही है कि आपको पूरा प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और आपकी ग्रोथ में हेल्प की जाए। और बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि पेड कोर्सेज चल रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री होने वाला है। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अब देखो, ह्यूमंस की अगर मैं बात करती हूँ तो दो हार्मोन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के। फिश का आई होप समझ में आ गया होगा, एक ह्यूमंस का देख लेते हैं। पहला होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, सेकंड होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। देखो, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगी, जब मैं हार्मोन्स पढ़ाऊंगी तब प्रॉपर्ली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं चीजें बता देती हूँ। इसको वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है, कि वेसोप्रेसिन बोला जाता है, पोस्टे पिट्यूटरी में स्टोर होता है और वहां से ये रिलीज होता है। अभी जो वेसोप्रेसिन का काम क्या होता है? एंटी डायरेटिक है, मतलब वाटर को कंजर्व करना है, वाटर को क्या करना है? रीएब्सॉर्ब करना है। ठीक है, रीएब्सॉर्ब करना है। तो ये जो वेसोप्रेसिन होते हैं, जो एडीएच हार्मोन होते हैं, वो एक्वापोरिन्स के थ्रू काम करते हैं। और तुम्हारा जो कलेक्टिंग डक्ट होता है बेटा, और तुम्हारा लूप ऑफ हेनले हो गया, वहां पे क्या देखने को मिलता है? ये वेसोप्रेसिन हार्मोन देखने को मिलेगा। और जितना हो सकता है वाटर को ये लोग रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं, और रीएब्सॉर्ब करने के बाद में इस यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बना के वहां से निकाल दिया जा रहा है। तो अगर तुम पानी ज्यादा पीते हो, मतलब अगर पानी तुमने बहुत अच्छा पिया है दिन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा? ये वेसोप्रेसिन या फिर एडीएच हार्मोन बहुत ठीक ठाक काम करेगा, मतलब ज्यादा इसका रोल नहीं देखने को मिलेगा। तो तुम्हारा डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो रिलीज होगा। ये नॉर्मली ह्यूमंस का बता रही हूँ। अगर तुमने वो पानी कम पिया है दिन में, तो जो एडीएच हार्मोन है वो रिलीज होगा और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसको रीएब्सॉर्ब यहाँ से कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुमने पानी कम पिया है, इसलिए तुमने ये डिफरेंस देखा भी होगा। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? तुम्हारा सॉल्ट, बेसिकली जो आयंस होते हैं, सोडियम आयंस होते हैं, उनका रीएब्सॉर्प्शन कराता है। अगर बॉडी में सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम लो हो जाएगा। और जब ये कंडीशन हो जाती है तो तुम्हारा एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? ये एल्डोस्टेरॉन करेगा तुम्हारे सोडियम का जो रीएब्सॉर्प्शन है उसको इंक्रीज कर देगा, उसको इंक्रीज कर देगा। और तुम्हारी जो बॉडी का जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दोनों का हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट है। जब एक्सक्रीटिव सिस्टम वाला पार्ट पढ़ाऊंगी तब ये प्रॉपर्ली डिटेल में हम बात करेंगे। ओके, ये याद में रखना है। अगर डेजर्ट एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे कैमल हो गया, अभी कैमल वगैरह जो होते हैं, इतना हॉट वाली कंडीशन में भी ये लोग पानी इतना नहीं पी पाते, उसके बाद भी इनकी बॉडी में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की कोई भी कमी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एक तो पहली बात ये कि इनमें जितना भी तुम्हारे बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही होती हैं, ठीक है, जो जैसे मैंने माना कि फैट है, ठीक है, फैट्स का ब्रेकडाउन होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेंगे, इससे जो वाटर बनता है बेटा, ये इस वाटर को यूज किया जाता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की कमी पूरा करने के लिए, कि पानी की कमी नहीं होना चाहिए। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है बॉडी में चल रही है, वहां से इसको हेल्प मिलती है वाटर को कंजर्व करने की, वाटर को रीएब्सॉर्ब करने की। पहला तो ये कंडीशन हो गया है। सेकंड कंडीशन क्या होता है कि इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है बेटा, लूप ऑफ हेनले वेरी इंपॉर्टेंट। जो लूप ऑफ हेनले होता है, ये क्या होता है? काफी एडवांस होता है, काफी एडवांस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो रीएब्सॉर्प्शन होता है वाटर का, आयंस का, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। और ये रीएब्सॉर्प्शन जो होता है, इनको जो वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में पूरी तरह हेल्प करता है। तो लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा अच्छा खासा डेवलप होगा। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होंगी वो वहाँ पे वाटर का प्रोवाइडिंग का काम करने वाली है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इनको याद रखना है। जब हम कैंगेरू रेट्स की बात करते हैं, आर द डेजर्ट रोडेंट्स,
एक वो चूहे की तरह होते हैं, that need never drink water can concentrate their urine as too much as 14 times the osmolarity of the blood plasma compared to the 4 times of the for the human. So very important याद रखना है इनका जो कंजर्वेशन, तो बेसिकली जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का तरीका होता है, यूरिन को जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उतना कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, वहां से सारा का सारा पानी जो है रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे पानी की कोई भी कमी इनमें देखने को नहीं मिलती है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे मरीन स्नेक्स होते हैं, अभी ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं, तो इनके पास में क्या होती है, सलाइवरी सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। ये जो सलाइवरी सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या करती हैं, जितना भी तुम्हारा एक्सेस जो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का, इसको क्या करती हैं, उसको वहां से ह्यूमन ब्लड नॉर्मल ब्लड कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू लीव करवा देती हैं। तो यहाँ पे जो मरीन स्नेक्स होते हैं, पैसिवली चीजों का रिमूवल वहां पे देखने को मिलेगा और सबलिंगुअल ग्लैंड जो होंगी वहां पे काम आने वाली हैं, ये याद में रखना है। एलाज्मोब्रेंक्स का बता चुकी हूँ कौन सी आती है, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, शार्क्स वगैरह हो गई, इनमें क्या होती है, रेक्टल ग्लैंड्स होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। रेक्टल ग्लैंड यहाँ पे देखने को मिलती है, सॉल्ट ग्लैंड बता चुकी हूँ और रेप्टाइल्स में देखने को मिलेंगी। उसके अलावा क्लोराइड या फिर आयोनोसाइट सेल्स, और आयोनोसाइट सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सोडियम आयन के मूवमेंट, सॉल्ट के मूवमेंट आउट और इन दोनों के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होने वाली हैं। So this is all about your osmoregulation, and this is important for each competitive exam which is related to the biology, चाहे वो PGT हो, चाहे TGT हो, चाहे UPHESC हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर कोई भी बच्चा नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दें। और अभी ग्रोथ करने की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।